और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामगढ़ से आपको पहली बड़ी खबर बता दें। पलामू में पांडे गिरोह के 2 अपराधियों की हत्या का मामला। रामगढ़ के पतरातू में छापेमारी जारी है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस हिरासत में निशी पांडे और निशांत हैं। निशी पांडे गैंगस्टर किशोर पांडे की पत्नी और जनता मजदूर संघ की केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। भरत पांडे और दीपक साव हत्या मामले में निशी पांडे और उसके भाई निशांत सिंह को देर रात हिरासत में लिया गया। निशी पांडे दोहरे हत्याकांड में नामजद आरोपी बनाई गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पलामू से बता रहे हैं, जहां 2 अपराधियों की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान रामगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जावेद, क्या जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? जी बता दें कि पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में रविवार को पतरातू के 2 अपराधियों भरत पांडे और दीपक साव की हत्या कर दी गई थी गोलियों से छलनी करके। इसके बाद इस मामले में पतरातू की रहने वाली निशी पांडे पर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया था पलामू में। उसके बाद पलामू की जो एसआईटी टीम गठित हुई थी देर रात्रि को पतरातू पहुंची और रामगढ़ पुलिस के सहयोग से निशी पांडे, उनके भाई निशांत सिंह और 4 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। जी चलिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और झारखंड के संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दानियल दानिश की याचिका पर सुनवाई होनी है और याचिका में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ साथ आदिवासियों की घटती आबादी और धर्म परिवर्तन कर पहाड़िया जनजाति की लड़की से निकाह का मामला उठाया गया है। और क्या कुछ है काउंटर एफिडेविट में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड के संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सियासत में सुर्खियां बटोरने के बाद अब अपनी कानूनी लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के बाद अब ये लड़ाई दस्तावेजों के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। पिछले आदेश में उच्च न्यायालय ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का आदेश दिया था, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों को शामिल करने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट के इसी आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें एफिडेविट हम लोगों ने दिया है कि 44% जो ट्राइबल थे वो घट के 22% आ गए संथाल परगना में। उनकी जमीनें लूटी जा रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट के आदेशानुसार याचिकाकर्ता दानियाल दानिश की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में काउंटर एफिडेविट फाइल की गई है। काउंटर एफिडेविट में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1872 और 1949 का उल्लंघन के साथ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है। एफिडेविट में कहा गया है कि इन दोनों कानूनों में आदिवासियों की जमीन के लिए विशेष प्रावधान है। बिना निर्धारित प्रक्रिया के भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। देखिए, मैंने अपना एक जवाब डाला है आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताने का कोशिश किया है कि किस तरह से झारखंड की सरकार उसको कोर्ट को गुमराह कर रही है और सालों से गुमराह कर रही है। काउंटर एफिडेविट में संथाल की संरक्षित पहाड़ियां जनजाति की लड़की से निकाह के बारे में भी बात कही गई है। धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम घुसपैठिए से निकाह कराने और रेबेका पहाड़िन की हत्या कर जमीन और संपत्ति हड़पने का जिक्र है। रांची के बरियातू में 3 बांग्लादेशी महिला की गिरफ्तारी और संथाल इलाके में आदिवासियों की आबादी कम होने का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि आदिवासियों की आबादी 44.67% से घटकर 28.11% हो गई है। रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और झारखंड में साइबर अपराधियों के रडार पर अब छात्र आ गए हैं। जेपीसी अभ्यर्थियों को अनजान नंबर से कॉल आ रहे हैं और वे परीक्षा पास कराने के नाम पर लाखों रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और ऐसे में अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि जो डिटेल उन्होंने फॉर्म में भरे, जो नंबर उन्होंने आयोग को शेयर किए, वो सारी जानकारी अपराधियों तक कैसे पहुंच गई है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। साइबर अपराधियों के निशाने पर जेपीएससी अभ्यर्थी। परीक्षा पास कराने के लिए छात्रों से पैसों की डिमांड। कहां से मिला जेपीएससी के अभ्यर्थियों का डेटा? साइबर अपराधी की करामात है या फिर साजिश?
झारखंड में साइबर अपराधियों के शिकंजे में अब छात्र भी आ गए हैं। साइबर क्रिमिनल ने इस बार जेपीएससी अभ्यर्थियों को रडार पर लिया है। जेपीएससी 11 से 13 तक की परीक्षा पास करने के लिए अभ्यर्थियों से 2 से 7 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। अभ्यर्थियों के पास अपराधियों के अनजान कॉल आ रहे हैं और वे क्वालिफाई मार्क्स से कुछ नंबर कम आने की बात कहकर पास कराने के लिए लाखों रुपए मांग रहे हैं। वो बता रहे थे कि 550 नंबर जो है सो कि गया है कट ऑफ और आपका 545 नंबर या 48 नंबर ऐसा बोले थे कि आ रहा है। सो 6 लाख 7 लाख रुपए चाहिए, आपका बढ़ जाएगा नंबर, आपका मेंस में हो जाएगा। मतलब अलग अलग चीज़ का डिमांड हो रहा है। कहीं कहा जा रहा है कि देखिए आपका कुछ ही नंबर से जो है सिलेक्शन रुक रहा है, अभी आप 25,000 रुपये दे दीजिए, बाकी जो है बाद में। किसी को बोला जा रहा है कि अभी आप 50,000 दे दीजिए। मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग डिमांड किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कॉल करने वाले शख्स खुद को जेपीएससी कार्यालय का कर्मी बता रहे हैं। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र पूछ रहे हैं कि अभ्यर्थियों का डेटा कहां से लीक हुआ। साइबर कैफे तो दूर की बात, जिन्होंने घर पर बैठकर खुद से फॉर्म भरा, उनके भी नंबर और फॉर्म में भरे सारे डिटेल अपराधियों को शेयर किए गए हैं। कॉल्स मेरे पास भी आया था, जबकि मेरा अल्टरनेट नंबर पर आया था। हम भी किसी साइबर कैफे वगैरह में कभी फॉर्म नहीं भरते हैं, खुद से पर्सनल लैपटॉप है उसी से भरते हैं, फिर भी आ रहा है। इसका मतलब आयोग के लेवल से लीक है। अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे कई छात्र संगठन ने भी जेपीएससी कार्यालय के कर्मियों पर सवाल खड़े किए और कहा, फ्रॉड कॉल को लेकर हमने डीजीपी से भी बात किया था और यहाँ का जो मेंबर अजीता भट्टाचार्य से उनसे भी बात किया था। तो अजीता भट्टाचार्य मुस्कुरा के कह रही हैं कि अरे ऐसा तो गलती होता है, कहीं से लीक हो गया। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपराधियों को कहां से मिला जेपीएससी के अभ्यर्थियों का डेटा। ये साइबर अपराधियों के करामात है या फिर कोई साजिश? क्या अपराधियों के साथ है जेपीएससी कर्मियों की मिलीभगत? इन सारे सवाल का जवाब मामले का पर्दाफाश होने पर ही मिल पाएगा। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार को घेरा है और शासन व्यवस्था को जंगल करार दे दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने हेमंत सरकार की तुलना बिहार के लालू राज से की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जंगल राज आ गया है। 1990 में लालू के राज में बिहार की जो हालत थी, वही स्थिति अब झारखंड की हो गई। आज झारखंड जंगल राज की स्थिति में आ गया है। जिस तरीके से 90 के दशक में लालू यादव की सरकार में जंगल राज पूरे संयुक्त बिहार में स्थापित हो चुका था, आज वही स्थिति, क्योंकि उसी की पार्टी के समर्थन से आज हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये सरकार लालू यादव के मार्गदर्शन से चल रही है। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम के नेताओं ने भी पलटवार किया। जेएमएम ने बीजापुर और छत्तीसगढ़ में अपराध की घटनाओं का उदाहरण देकर बीजेपी पर जवाबी हमला बोला। साथ ही ये भी कहा कि अपराध पर कंट्रोल करने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में है। हमारे जांबाज पुलिस पदाधिकारी हैं और वो हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं, परंतु जो आरोप लगाते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, उनसे पूछिए क्या कुछ हुआ कल बीजापुर में, कितने हमारे जवान शहीद हो गए, वहां किसका शासन है। आप उनसे पूछिए कौन पत्रकार बंधु को आज मारकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। छत्तीसगढ़ की घटना है, पूरा देश आंदोलित है। झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी की तरफ से हेमंत सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को पूरी तरीके से नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से भी जोरदार जवाब मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी बीच सुपौल से बड़ी खबर आ रही है। तेंदुए ने 3 लोगों को घायल कर दिया है। बसंतपुर प्रखंड के रानीगंज का ये मामला बताया जा रहा है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। रतजगा करने को मजबूर हैं लोग। वन विभाग की टीम
तेंदुए की खोज में जुटी हुई है बसंतपुर प्रखंड के रानीगंज वार्ड नंबर 2 में तेंदुए ने हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए वीरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम तेंदुए की खोज में जुटी है। वन विभाग की टीम ने इलाके के लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जैसा लोग बता रहे हैं और अभी भी वर्तमान में समय में रिहायशी क्षेत्र में नहीं है, वो भाग गया है और कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। 3 लोगों की। कितने लोग घायल हुए हैं? 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और हल्की इंजरीज हैं, थोड़ा बहुत मोचा वगैरह है। और बढ़ते आगे, चीन के बाद अब भारत में भी HMPV वायरस की एंट्री हो चुकी है। HMPV भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक HMPV के 7 मामले सामने आ गए हैं। भारत में एक ही दिन सोमवार को 5 HMPV के केस मिलने से हड़कंप मच गया। उसके बाद मंगलवार को HMPV वायरस के 2 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 संदिग्ध मरीज मिले। वहीं नागपुर के एक अस्पताल में 2 बच्चों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। 3 जनवरी 2025 को कराए गए टेस्ट में 7 साल के बच्चे और 13 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों बच्चे खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। और भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल HMPV वायरस को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल में वायरस को लेकर 40 बेड फैब्रिकेटेड वार्ड बना दिया गया है। मरीज के पॉजिटिव होने पर उसके सैंपल को कलेक्ट करके पटना भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में अब तक कुल मिलाकर 9 मरीज इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपने हाथ को धोने, साथ ही साथ साफ सफाई और भी कई गाइडलाइन जारी कर दी है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। भागलपुर कोरोना के बाद देश में एक बार फिर से HMPV वायरस ने दस्तक दी है। देश में अभी तक कुल 9 मरीज इस वायरस की चपेट में आए हैं। लोग ठीक भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको लेकर डरने की बात नहीं कही गई और साथ ही साथ अभी से तैयारी शुरू करने की बात कही गई है। HMPV वायरस फैलने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भी जो है पूरी तैयारी एक तरह से कर ली गई है। 40 बेड का जो है वार्ड जो है यहाँ पर फैब्रिकेटेड वार्ड में तैयार कर लिया गया है। जो भी इस सिम्टम के मरीज होंगे उन्हें यहाँ पर भर्ती किया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। वही जांच, अगर ऐसे मरीज कोई पाए जाते हैं तो उनका जांच जो है यहाँ से सैंपल लेकर पटना भेजा जाएगा और वहाँ से उनका जांच रिपोर्ट आएगा। यहाँ पर पूरी तैयारी एक तरह से कर ली गई है। 40 बेड जो है सुरक्षित रख दिए गए। हम लोग जो है पूरी तरह से तैयार हैं। वो जो न्यू वायरस आने वाला है उसके लिए हम लोग तैयारी कर लिए हैं। ऑक्सीजन मॉनिटर, बेड सफिशिएंट, हम लोग सब कुछ प्रिपेयर करके रखे हुए। घबराने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है। कहना है कि आप बार बार जो है अगर मलेरिया खांस जो आदमी खांस रहा है, जो छींक रहा है, उससे अलग रहें और खांसने छींकने वाला व्यक्ति खुद अपने रुमाल से अपने नाक को और मुंह को ढक ले। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं चिकित्सकों का भी कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। कोई खतरे की बात नहीं है। हाँ, जो इस सिम्टम के मरीज आएंगे उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद उनका इलाज किया जाएगा। 40 बेड अभी सुरक्षित रखे गए हैं और उनका अधीक्षक का कहना था कि अगर स्थिति और भी आगे बढ़ती है तो और भी बेड जो है यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि वायरस को लेकर जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। अगली खबर सासाराम से, जहां 24 करोड़ की लागत से बना मातृ शिशु अस्पताल गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के इलाज के अलावा नवजात शिशुओं की देखरेख भी होती है। अस्पताल में रूम हीटर, एयर कंडीशन के अलावा लिफ्ट की भी सुविधाएं हैं। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि इस मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में प्री प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी के बाद तक का तमाम इलाज बेहतर ढंग से होता है। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार। सासाराम का मातृ शिशु अस्पताल इन दिनों वरदान साबित हुआ है। जिस तरह से इस कड़ाके की ठंड में खासकर गरीब मरीजों को
यहाँ काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि एक ही भवन के अंदर तमाम तरह की सुविधाएं हैं। खासकर जच्चा तथा बच्चा दोनों के लिए यह मातृ शिशु अस्पताल एक वरदान साबित हुआ है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। अच्छा है, हम लोग जांच कराने जाते हैं तो अच्छा से हो जाता है। अभी तो जा रहे हैं जांच कराने, यही सब बच्चों को भी दिखाते हैं तो अच्छा रहता है। दवा बीरो भी सब ठीक ही मिलता है। बात सब यही है। बहुत अच्छा अस्पताल। हाँ अच्छा है। जब नहीं था तब दिक्कत था? हाँ थोड़ा बहुत था दिक्कत, पर अब सब लिफ्ट उफ्ट है, पर्ची उर्ची कटाते हैं, सब ऑनलाइन सब हो जाता है। हाँ सुविधाएं हैं? हाँ सुविधा है, सब सुविधा है इसमें। बच्चों के लिए और गर्भवती माता के लिए बहुत अच्छा अस्पताल है, जिसमें सभी लोगों को सारी सुविधा मतलब मिलता है। किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता और मतलब कि उनका मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्या क्या है अंदर में सुविधा? अवधान मतलब ICU है बच्चों के लिए, वेंटिलेटर है, हर चीज़ की सुविधा है। मतलब कि लेडीज गर्भवती के लिए मान लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन भी होता है यहाँ पर। MCH मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो सदर हॉस्पिटल सासाराम में जो खुली है, उसमें प्रेगनेंसी प्री नेटल चेकअप, महिलाओं का गर्भवती महिलाओं का चेकअप के बाद अल्ट्रासाउंड के बाद जब प्रेगनेंसी स्टेज पूरा हो जाता है, फुल टर्म हो जाता है, तो यहाँ डिलीवरी के सुविधा है। नॉर्मल डिलीवरी प्लस सिजेरियन की व्यवस्था है। जो बच्चा लो बर्थ वेट का होता है उसके लिए SNCU है, उसमें हम लोग भर्ती रखते हैं बच्चे को। खबर दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर जिले के छात्राओं की भीड़ उमड़ गई, जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक तरफ फॉर्म जमा करने के लिए मारामारी नजर आई तो दूसरी ओर फॉर्म जमा करने के लिए छात्राओं की लंबी कतार भी देखी गई। छात्राओं की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से पहल नहीं होने पर छात्रों को काफी परेशानी हुई। छात्रों ने व्यवस्था गड़बड़ होने का आरोप लगाया। छात्र यहाँ पे जमा करने के लिए यहाँ पे पहुँच गए विश्वविद्यालय में। आज 10 बजे से लगभग यहाँ पे इतना भीड़ था, हजारों की संख्या में। और जैसा कि आपने वीडियो बनाया भी है, उसमें देखे होंगे कैसे धक्का धुक्की हो रहा है, छात्र छात्रा दोनों साथ में। वहाँ पे शोषण भी किया जा सकता है, ऐसा स्थिति था। और छात्रा इतना ठंडी में गिर भी गई। और देखिए, दुर्घटना किसी प्रकार की हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी तक 12 बजे तक अभी तक ना विश्वविद्यालय के कुलपति साहब ना कुल सचिव साहब आए हैं। फॉर्म लेके ना फेंका जा रहा है। बच्चा लोग, हम लोग बहुत दिन से भी आ रहे हैं मगर लिया नहीं जाता है, फेंका जाता है। जब भी आते हैं तो बोलता है ले हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, आज होगा कल होगा। और पैसा देंगे ना तो तुरंत ही लोग मान जाएगा, ले दो अभी कर देंगे, ऐसा होता है। लिस्ट में आज भी फॉर्म लेके फेंका जा रहा है, बस जमा कर दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कुछ देना चाहिए ना कि हाँ हो गया है जमा या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अब हाँ अभी भी भीड़ है, जमा करके फेंका जा रहा है। हाँ बहुत परेशानी है। नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल पे आई हूँ, बहुत दिनों से दौड़ भाग कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी बोले जाके प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री जी को बोलिए, तो हम बोले उनको आपको रखा गया तो आप न कीजिएगा, तो बोलते हैं नहीं मुख्यमंत्री से जाके बात करो। ऑनलाइन वाले भैया बोले 2000 रुपया दो हमको घूस, हम नाम जुड़वाएंगे। हम बोले आपको क्यों देंगे, योजना सबके लिए है, हम आपको नहीं देंगे। तो बोले 2000 रुपया दो, हम जुड़वाएंगे। मेरे एक फ्रेंड है, उनका भी 2000 रुपया घूस लिया गया, उसको नाम जुड़वा के पैसा ट्रांसफर भी हो गया उसके खाता में। हम लोग दौड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी कि हमने सबको अपलोड कर दिया हुआ है और जब चेक किया जा रहा है तो उसमें से 95% बच्चे जो आए हुए हैं उनका ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं। उसका मुख्यतः लगता है कि ऐसा एरर है कि लिंक बदल गया। सरकार का जो लिंक है, जो पहले लिंक था, वो अभी अपडेट बदल गया है। वो भी हमने बाकायदे नोटिस में दिया हुआ था, लेकिन बच्चे नहीं देख पाए हैं। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना सिटी का दौरा करके बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारे के महंत संत बाबा भूरी वाले ने राज्यपाल को शिरोपा भेंट करके उन्हें सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की और सभी को गुरु महाराज के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं भी दी। गुरु साहब यहाँ पैदा हुए, ये पुण्य भूमि है और प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। सबको उसकी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और ये बड़ा प्रेरणादायक गुरु साहब का जीवन है।
हम उसको थोड़ा भी समझ के और चलने की कोशिश करें तो हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।